एक बात हमेशा याद रखना कि किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन जो आपकी काबिलियत है वो ज़रूर साथ देती है। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं यार पढ़ लिख के क्या होगा, अब तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है आसानी से। देखिए पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके किसी भी काम को करेगा तो वो एक नए तरीके से करेगा, नए इनोवेटिव तरीके से करेगा। आजकल आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग बहुत सारे स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है वो शुरू कर रहे हैं पूरे भारत में, ठीक है। जिससे उनको तो रोज़गार मिल ही रहा है, बाकी उनके अलावा बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो अभी मैंने केवल काबिलियत की बात की है। और देखिए आप जो है जब तक खुद पे विश्वास नहीं करेंगे कि आप जो है काबिल हैं सरकारी नौकरी के, तब तक आप कभी भी जो है सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे जैसे बहुत बहुत जो परेशान बच्चे थे उनका मैसेज आता था कि सर मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करो, जितना सिलेबस में दिया है उन सभी टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ जाओ। आपको कोई भी एग्जाम में फेल नहीं कर सकता है। तो उन्होंने वैसे ही किया, पूरे सिलेबस को वो चाट गए। और अब देखिए उनका मैसेज आया जल्द ही कि सर मेरा एनटीपीसी में जो है सिलेक्शन हो गया है। तो उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा, और आप भी ऐसा कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, पूरी डिटेल में पढ़िए किसी भी चीज़ को। इससे आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाएगी। यही सबसे बेस्ट तरीका है और एकमात्र तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने का। तो देखिए आज 23 जनवरी है और आज की वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी गई है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। बाकी लाइक तो आप कर ही देते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जेरी हैमलेट को किस राज्य का पहला दूध गांव घोषित किया गया। देखिए जेरी हैमलेट एक गांव का नाम है, और ये जो है स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में जेरी हैमलेट को जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। देखिए हाल ही में कश्मीर का जो प्रशासन है इसने हैमलेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना यानी कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत कुल 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी है। इसको याद रखिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर जो है ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, सबको पता है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मनोज सिन्हा। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया। देखिए ये दिवस शायद आपको ना पता हो, लेकिन अब याद कर लीजिएगा कि जो आपका कोक बोरोक दिवस है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। देखिए जो आपका कोक बोरोक दिवस है 44वां, ठीक है, तो ये 19 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा 19 जनवरी को हर साल कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है, और इस साल 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है त्रिपुरा में। आइए इस दिवस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका कोक बोरोक दिवस है इसको त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दूं इसका एक और नाम है कोक बोरोक का। देखिए जो आपका ये कोक बोरोक भाषा है इसको त्रिपुरी के नाम से जानते हैं, और इसको तिप्रा कोक के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हैं, तीनों याद रखना पड़ेगा आपको, और याद हो भी गया होगा एक बार सुनने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं आपकी आवाज़ सुनने के बाद एक बार में ही सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। देखिए 1979 की बात है। 1979 में जो आपका कोक बोरोक है ये बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य सरकार यानी कि जो आपका त्रिपुरा का राज्य सरकार है इसके द्वारा भारत के त्रिपुरा राज्य की एक आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और त्रिपुरा राज्य की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा के बारे में 2 डिटेल्स, मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम। लेकिन जो सबसे खास बात है कि त्रिपुरा में अभी हाल ही में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। कब? 19 जनवरी को, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि नूसंतारा को किस देश की नई राजधानी बनाया गया। देखिए अब तक आप रटते आ रहे होंगे कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये क्या है, जकार्ता है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, अब इंडोनेशिया की नई राजधानी है नूसंतारा। आपको बता दूं जो इंडोनेशिया है, देखिए इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर जो है इंडोनेशिया बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये ईस्ट वाला पार्ट है, ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है। और इधर इंडोनेशिया का जो है जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, इधर नॉर्थ वाला पार्ट है, इधर साउदर्न पार्ट है। तो अभी हम जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ दिशा के अनुसार। देखिए जो आपका इंडोनेशिया है इसकी अपनी जो राजधानी है
नई वाली, जिसका नाम है नूसंतारा। ये कुछ इस इलाके में स्थित है, यानी कि जो आपका पूर्वी कालीमंतन प्लेस है वहाँ पर जो है स्थानांतरित होगा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर एक इंडोनेशियाई प्रांत है। तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रांत हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्रांत, ठीक है। तो इसी में आपका एक बोर्नियो द्वीप है, उसी में स्थित है कालीमंतन, मतलब उस वहीं पर जो है ये राजधानी आपकी है नूसंतारा, जो कि काफ़ी मिनरल से परिपूर्ण यानी कि खनिज समृद्ध क्षेत्र है। देखिए नूसंतारा का मतलब होता क्या है? नूसंतारा का मतलब होता है जावानीज में द्वीप समूह, ठीक है। तो नूसंतारा का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह। और ये जो है नूसंतारा कौन सा भाषा में द्वीप समूह है? जावानीज भाषा में, ठीक है। तो जावानीज भाषा में द्वीप समूह को हम नूसंतारा कहते हैं। याद रखिएगा नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है। और अगला प्रश्न की द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को लिखा है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने मिलकर। यहाँ पे इन दोनों की फोटो दिख रही है, यहाँ पे बीच में आपको दिख रहे हैं एक व्यक्ति, ये जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल है, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो इन्होंने बिहार में इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और आपको बता दूं ये जो पुस्तक है ये आदिवासी हीरो नायक और आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की कहानी है, जिन्होंने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी थी। देखिए आपको पता होगा अंग्रेज जब भारत में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले क्या किया, यहाँ के लोगों को लालच देकर अपनी तरफ मिलाया, फिर उनकी ज़मीन पर जो है अपने ऑफिस वगैरह बनाए, कार्यालय बनाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या बनाया, चर्च बनाया, ठीक है। चर्चों में क्या होता था, धर्मांतरण होता था, वो लोगों को अधिक से अधिक ईसाई बनाते थे, वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने भारत आए थे। देखिए चाहे इस्लाम धर्म के लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे पारसी धर्म के हों, मतलब जो विभिन्न धर्म के लोग हैं ये भारत में अपने धर्मों का प्रचार करने जो है आए थे। तो उन्हीं में से एक था आपके थे अंग्रेज, ठीक है, जो कि काफ़ी हावी हो गए बाद में। तो उसी समय क्या हुआ, जो आदिवासी समुदाय था उसको भी लालच देकर अंग्रेज जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उस समय इसका बहुत बड़ा विरोध किया आदिवासी नायक बिरसा मुंडा ने। इन्होंने कहा कि नहीं, हम आदिवासी लोग हैं, हम अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे सही हैं। तो इसलिए जो है बहुत सारे इनके जो मूवमेंट चले थे, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आज़ादी की, तो इसीलिए इनको आदिवासियों का हीरो बना दिया गया। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है बिरसा मुंडा के नाम पर। तो बिरसा मुंडा के नाम पर एक किताब आ गई है द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा। इसमें बिरसा मुंडा की पूरी जीवनी मिलेगी आपको। इसको लिखा है तुहीन ए सिन्हा ने और अंकिता वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन का अवार्ड दिया गया? तो देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन का अवार्ड सुष्मिता सेन को दिया गया है। देखिए सुष्मिता सेन के बारे में जब भी आपको कुछ सोचना हो तो सबसे पहले ये सोचिए कि सुष्मिता सेन है कौन। देखिए ये भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं और इनका एक शो आया था आर्या 2, ठीक है। तो आर्या 2 के लिए, जो कि एक टीवी श्रृंखला है, इसमें एक महिला अभिनेता के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको इस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए जो आर्या 2 सीरीज है ये राम माधवानी के द्वारा बनाई गई और 10 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जो है रिलीज हुई थी। तो आप इसको देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पे। अब याद रखिए कि सुष्मिता सेन को आर्या 2 में अभिनय के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो देखिए इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की खास बात क्या है? देखिए इसमें ब्रह्म कुमारी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के लिए समर्पित 7 पहल शामिल हैं। पहला पहल है मेरा भारत स्वस्थ भारत, दूसरा है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर किसान, तीसरा है महिलाएं भारत की ध्वजवाहक, चौथा है शांति बस अभियान की शक्ति, पांचवा है अनदेखा भारत साइकिल रैली, छठवां है यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान, सातवां है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को किस स्थान पर रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? देखिए पीएम मोदी जो है हैदराबाद में 5 फरवरी को रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का जो है अनावरण करने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। देखिए इस प्रतिमा को जो है समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा।
देखिए यहाँ पे एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल गया आज का, कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है कहाँ पर स्थापित है। तो इसको हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है यानी कि समानता की जो मूर्ति है, ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। तो ऊंचाई याद रखिए, प्लेस याद रखिए, और साथ में ये याद रखिए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति जो है, ये रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति है, जो कि हैदराबाद में स्थापित हो रही है। और ये जो है तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशादाबाद में जो है 45 एकड़ के परिसर में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा प्लेस होगा। और ये परियोजना कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है तेलंगाना में। और अगला प्रश्न कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को सालाना आधार पर कितना बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो देखिए जो आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च है, इसने कहा है कि जो आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था का जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर होगा, ये सालाना आधार पर 7.3% की ग्रोथ रेट से जो है बढ़ेगा। तो ये एक अनुमान है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। देखिए जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च है, ये फिच ग्रुप का जो है एक पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक कंपनी है, जो कि रेटिंग्स वगैरह देता रहता है भारत में। अगला कि राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए आपके जो चंचल कुमार हैं, इनको राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक हाल ही में बनाया गया है। देखिए चंचल कुमार जो है अब जल्दी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड है, यानी कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये भारत का जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इसके अंदर यानी कि इसके अंडर में कार्य करता है, इसके अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। और जो आपका नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। देखिए बहुत ही बहादुर लेडी हैं, बहुत ही बहादुर लड़की हैं, जिनका नाम है जानवी डांगोती। ठीक है, तो जानवी डांगेती जो है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और ये एक युवा लड़की हैं। इन्होंने हाल ही में अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय बन गई। और इन्होंने भारत का नाम जो है ये रोशन कर दिया फिर एक बार फिर। देखिए ये दुनिया भर के 20 छात्रों के ध्यानपूर्वक चुने गए समूह का एक हिस्सा है, यानी कि पूरी दुनिया से केवल 20 लोगों को चुना गया था, 20 छात्रों को, उनमें से एक आपकी भारत की जानवी डांगेती भी शामिल थी। ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स का सदस्य भी है। कौन? जो भारत की आंध्र प्रदेश की रहने वाली जानवी डांगेती हैं। तो ये इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी थी, अभी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती जो है ये नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि जो आपका इफ्को है, जिसको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव भी कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नाम बताइए इनका। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, बताइए। और अगला कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। और अगला कि हाल ही में किस देश की निवासी जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे, जिनका नाम था सैटर्निनो डे ला फुए थे, इनका 112 साल की उम्र में निधन हो गया, बताइए। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे जो है लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि भारत की कौन सी टेनिस सुपरस्टार जो है ये संन्यास लेने जा रही हैं, तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। ये जो है टेनिस नहीं खेलेंगी, संन्यास ले चुकी हैं। अगला कि हाल ही में किस देश को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL Mk3 बेचने के लिए समझौता किया है, तो ये देश आपका मॉरिशस है। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है, तो ये तारीख है 31 मार्च 2025। और अगला कि हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं, तो ये देश आपका पाकिस्तान है।
नेक्स्ट है कि भारत के नए थल सेना उप प्रमुख कौन बने, तो इनका नाम है मनोज पांडे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।